हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ेंगे यहाँ पे क्लास 10 चैप्टर 2 साइंस। चैप्टर का नाम है एसिड्स बेस एंड साल्ट्स। तो बच्चों आज हम कराने जा रहे हैं इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो आपके जो टेक्स्ट बुक के मतलब चैप्टर के अंदर पेजेस के बीच में जो क्वेश्चन है और बैक एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चन है सारा कुछ कराने जा रहे हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, एक नोटबुक लेनी है, पेन लेनी है और इसके नोट्स बना लेने हैं। और इन नोट्स को आपने रिपीट करना है बार बार। तो अगर ये एनसीईआरटी सॉल्यूशंस जितने क्वेश्चन हैं यहाँ समझ जाते हो तो एसिड बेस एंड साल्ट्स का आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपने सिर्फ प्रत्येक क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझना है और पूरा चैप्टर जो है आपका क्लियर हो जाएगा, जिसमें से आप कोई भी क्वेश्चंस एग्जाम में आएगा तो उसको सोल्व कर सकते हो आराम से। तो करते हैं। पेज नंबर 18 में क्वेश्चन नंबर 1 है, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब्स, वन ऑफ देम कंटेन्स डिस्टिल वाटर, यानी एक टेस्ट ट्यूब में डिस्टिल वाटर है, अदर 2 कंटेन्स एन एसिडिक सॉल्यूशन एंड बेसिक सॉल्यूशन, और दोनों बाकी की बची हुई टेस्ट ट्यूब में क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन है। और आपको क्या चेक करना है, इफ़ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, और आपके पास केवल एक रेड लिटमस पेपर है, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट्स ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। तो हमें क्या दे रखा है, हमें 2 टेस्ट ट्यूब दे रखे हैं, 2 नहीं 3 टेस्ट ट्यूब दे रखे हैं। और तीनों टेस्ट ट्यूब में एक में क्या है, एक में एसिड है, एक में बेस है और दूसरे में डिस्टिल वाटर है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास रेड लिटमस पेपर है। अब रेड लिटमस पेपर में जो सॉल्यूशन यहाँ पे रेड लिटमस पेपर को टर्न करेगा किसमें, ब्लू में, तो वो सॉल्यूशन आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और बाकी दोनों सॉल्यूशन जो ये जो है कलर चेंज नहीं होता जिनमें, बाकी दोनों सॉल्यूशन को अगर इसमें पोर करेंगे तो जो है ये रेड लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होगा, बाकी दोनों क्या हो जाएंगे, एसिड एंड डिस्टिल वाटर जाएगा। अभी मान लिया सपोज करो कि बेस है, बेस हमने किनारे रख दिया, इसको किनारे चेक हो गया, इसको किनारे रख दिया। अब हम एसिड और डिस्टिल वाटर को इसमें एक एक करके डालेंगे। अभी ये कलर क्या हो गया, अभी ये कलर ब्लू हो गया, पहले रेड था अभी ब्लू कलर का हो गया। अब इसमें हम मान लिया डिस्टिल वाटर इसमें एक्सपोज करेंगे, डिस्टिल वाटर इसमें डालेंगे तो ब्लू कलर वही रहेगा, कलर चेंज नहीं हुआ क्योंकि न्यूट्रल है। और एसिड अगर इसमें डालेंगे तो ब्लू कलर दोबारा से क्या हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा। तो समझ लो कि ये क्या हो जाए, क्या होगा, एसिड। बाकी 2 सॉल्यूशन बचे हुए थे उनमें से एक क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा, और दूसरा बचा हुआ क्या हो जाएगा, डिस्टिल वाटर। पेज नंबर 22, वाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। तो जो कर्ड और सोर सब्सटेंसेस हैं यानी खट्टे सब्सटेंसेस जितने होते हैं उनको ब्रास और कॉपर के वेसल्स में क्यों नहीं रखते। उसका कारण क्या है, क्योंकि ये सारे जो है इनमें एसिड्स होते हैं, यानी कर्ड और सोर सब्सटेंसेस में या तो लैक्टिक एसिड होगा, साइट्रिक एसिड होगा। और एसिड क्या करता है, ब्रास और कॉपर के साथ रिएक्ट करता है। ब्रास जो है एक एलॉय है कॉपर और जिंक का, तो यानी कॉपर और जिंक के साथ एसिड क्या करता है, रिएक्ट करता है। और क्या, व्हेन एसिड्स इन कर्ड और सोर सब्सटेंसेस कम इनटू कांटेक्ट विद ब्रास और कॉपर, दे रिएक्ट विद मेटल एंड फॉर्म टॉक्सिक कंपाउंड्स। तो ब्रास या कॉपर वेसल्स में डालने पे क्या होता है, सोर सब्सटेंस को ये क्या बना लेते हैं, कॉपर साल्ट बना लेते हैं या जिंक साल्ट बना देते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है। इसलिए ब्रास और कॉपर के वेसल्स में कर्ड और सोर सब्सटेंसेस को नहीं रखा जाता। क्वेश्चन नंबर 2, which gas is usually liberated when an acid reacts with metal? Illustrate with an example. How will you test for the presence of this gas? तो बच्चों आमतौर पे जो मेटल है, मेटल के साथ एसिड रिएक्ट करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। आपने एक एग्जाम्पल देना है तो जिंक का एग्जाम्पल ले लीजिए। जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन के बाद क्या बनता है, ये जिंक का साल्ट बन रहा है, जिंक क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गई।
अब आपने टेस्ट कैसे करना है, मान लिया सपोज करो ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जिंक की ग्रेन्यूल्स हमने पहले डाले हुए हैं, जिंक और क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस बनेगी, तो आपने क्या करना है, माचिस स्टिक लेनी है, माचिस की तीली। अगर पॉप पॉप साउंड से यहाँ पे बर्न होती है तो समझो कि ये हाइड्रोजन गैस है। तो ये इसका टेस्टिंग हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 3, मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस एफरवेसेंस। द गैस इवोल्व्ड एक्सटिंग्विशेस a burning candle. Write a balanced chemical equation for the reaction if one of the compound formed is calcium chloride. तो कोई कंपाउंड ए है जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्या करता है, रिएक्ट करके एक गैस क्या इवोल्व होती है इसमें, और ये गैस क्या करती है, बर्निंग कैंडल को बुझा देती है। तो कौन सी गैस है? सिंस अ गैस विद एफरवेसेंस इज इवोल्व्ड that extinguishes a burning candle, it is most likely कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्योंकि ये क्या है, कैंडल को बुझा देती है, तो मोस्ट प्रोबेबली इसको क्या होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए। वन ऑफ द कंपाउंड फाउंड इज कैल्शियम क्लोराइड। अब क्योंकि एक कंपाउंड बनता है कैल्शियम क्लोराइड, वो उसने हाईलाइट कर रखा क्वेश्चन में, इसलिए मेटल कंपाउंड क्या होना चाहिए, कैल्शियम का होना चाहिए कुछ ना कुछ। तो ये ज़्यादातर चांस थी, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है तो डेफिनेटली क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा, विच इज़ वन ऑफ द कॉमन मेटलिक कार्बोनेट दैट रिएक्ट्स विद एसिड टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। अक्सर मेटलिक कार्बोनेट्स जो हैं क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम का होना क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड बनता है, और क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है तो कैल्शियम का कार्बोनेट होना चाहिए। तो यहाँ से आपको हिंट दे दिया गया था। केमिकल इक्वेशन आपको दिखा देनी है, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड फॉर्म्स कैल्शियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, और क्या बनता है, कैल्शियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो गई। पेज नंबर 25, व्हाई डू हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एक्सेट्रा सो एसिडिक करेक्टर्स इन एक्वस सॉल्यूशन। तो इनके अपने एक्वस सॉल्यूशन में ही एसिडिक करेक्टर क्यों दिखाते हैं, while solution of compounds like alcohol and glucose do not show acidic character। इसका कारण क्या है, when hydrochloric acid and nitric acid are dissolved in water they ionize to release hydrogen ions which are responsible for the acidic behavior। तो जब नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये क्या करते हैं, आयनाइज हो जाते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस में आयनाइज हो जाता है, हाइड्रोजन और क्लोरीन आयन में। नाइट्रिक एसिड हो जाता है हाइड्रोजन और नाइट्रेट आयन में। लेकिन जब हम अल्कोहल और ग्लूकोज को डिजोल्व करते हैं वाटर में, दे डू नॉट रिलीज हाइड्रोजन आयंस, दैट इज वाई दे डोंट शो एसिडिक करेक्टर्स। तो ये हाइड्रोजन आयन को नहीं देते, इसलिए इनके एसिडिक करेक्टर नहीं होता, भले ही इनमें हाइड्रोजन एटम होते हैं। They remain as neutral molecules in solution. These compounds have stable covalent bond, यानी इसका रीजन क्या है, ग्लूकोज और अल्कोहल जैसे कंपाउंड्स में क्या होता है, एक स्टेबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, दैट डू नॉट इजीली ब्रेक, जो कि इजीली ब्रेक नहीं होता, और हाइड्रोजन आयन उससे रिलीज नहीं हो पाती, अनलाइक एसिड्स एंड आयनाइज दैट आयनाइज इन वाटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो किसी एसिड का एक्वस सॉल्यूशन से मतलब इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट हो पाती है, उसका कारण क्या है। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट कंटेन्स फ्री आयंस स्पेशली हाइड्रोजन आयन, क्योंकि एसिड में क्या होता है, हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है एक्वस सॉल्यूशन में। व्हेन एसिड लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड इज डिजोल्व्ड इन वाटर इट आयनाइजेज। तो क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस में आयनाइज होता है, हाइड्रोजन और क्लोरीन आयन में, और सल्फ्यूरिक एसिड
हाइड्रोजन और सल्फेट आयन में। तो इनमें तो फ्री मूविंग आयन्स होते हैं इनके एक्वस सॉल्यूशन में। इन द सॉल्यूशन एक्ट एज चार्ज कैरियर, और ये क्या है, चार्ज कैरियर है, अलाउइंग इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू द सॉल्यूशन। अब जो लिक्विड होते हैं उनमें करंट कैसे फ्लो होता है, आयनों की मूवमेंट की वजह से करंट फ्लो होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। तो उसका रीजन क्या है, बिकॉज ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड डज नॉट आयनाइज एंड एसिडिक बिहेवियर डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस। अब क्योंकि ये गैस हाइड्रोक्लोराइड जो गैस है ये आयनाइज नहीं हो पाती, विच आर ओनली रिलीज इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। केवल जब ये मॉइस्चर होगा, गैस जब तक डिजोल्व नहीं कर दी जाएगी वाटर में, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा नहीं और आयन रिलीज नहीं होंगे। ड्राई लिटमस पेपर हैज़ नो मॉइस्चर। अब क्योंकि ड्राई लिटमस पेपर में मॉइस्चर नहीं होता, सो देयर इज नो वाटर टू अलाउ हाइड्रोक्लोरिक टू आयनाइज, और इसलिए हाइड्रोक्लोरिक गैस है या हाइड्रोजन क्लोराइड जो गैस है वो आयनाइज नहीं हो पाती इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। देयरफॉर नो H ion, no acidic behavior, no color change could be seen when dry hydrochloric acid exposed to dry litmus paper. अगला क्वेश्चन है, while diluting an acid, why is it recommended that the acid should be added to water and not water to acid? अब होता क्या है इसमें, हमें एसिड में वाटर क्यों नहीं ऐड करना चाहिए। ये वाटर है और ये मान लिया HCl एसिड है, तो इसमें हमें वाटर को ऐड नहीं करना चाहिए। उसका कारण क्या है, वाटर के हम जैसे कुछ ड्रॉप डालेंगे तो लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड से एक्सपोज्ड होगी, और क्या होगा, एक्जोथर्मिक रिएक्शन क्या होगी, हाईली एक्जोथर्मिक रिएक्शन प्रोड्यूस होगी, जिससे ज़्यादा हीट बनेगी और ये क्या होगा, एवोपोरेशन का रेट बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा और ये स्प्लैश आउट हो सकता है। एसिड क्या होगा, स्प्लैश आउट होगा ज़्यादा हीट पैदा होने से, इसलिए वाटर को एसिड में ऐड नहीं करना चाहिए। दूसरा केस लेते हैं, अगर हम क्या करें, एसिड लें, अब की बार क्या है, वाटर ज़्यादा है और एसिड की कुछ ड्रॉप्स जैसे डालेंगे तो यहाँ भी एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है, लेकिन उसको कूलिंग करने के लिए क्या है, वाटर की अमाउंट यहाँ ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा सेफ रहेगा, कम, ये क्या होगा, कम एक्जोथर्मिक रिएक्शन प्रोड्यूस होगी, यानी हीट कम पैदा होगी इसमें, इसलिए ये ज़्यादा सेफ रहेगा। इसलिए एसिड को वाटर में डालना चाहिए। इसको डाइल्यूट करने के लिए, मतलब एसिड को डाइल्यूट करने के लिए क्या करना चाहिए, एसिड को वाटर में डालना चाहिए, न कि वाटर को एसिड में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस अफेक्टेड व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड। तो हाइड्रोनियम आयन कैसे अफेक्टेड होते हैं जब हम किसी एसिड को क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं। डाइल्यूशन मीन्स एडिंग मोर वाटर टू एसिड सॉल्यूशन। व्हेन एन एसिड सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन डिक्रीजेस। क्योंकि डाइल्यूशन हो रहा है, ज़्यादा वाटर ऐड हो रहा है, तो हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। दिस इंक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब क्योंकि वाटर ऐड कर रहे हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। एज ए रिजल्ट द नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेज, यानी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाता है। लोअर हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन लेट्स लोअर एसिडिटी, और जब हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन कम हो जाता है तो एसिडिटी क्या हो जाती है, लोअर हो जाती है। दैट इज़ वाई डाइल्यूटेड एसिड आर लेस corrosive एंड हैव हायर pH वैल्यू देन कंसंट्रेटेड एसिड्स। तो ये इफेक्ट हो गया डाइल्यूशन का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस अफेक्टेड व्हेन एक्सेस बेस इज डिजोल्व इन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसमें क्या है, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस अफेक्टेड व्हेन एक्सेस बेस इज डिजोल्व इन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो रिएक्शन क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पहली बात है कि कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है सोडियम और हाइड्रोक्साइड आयन में,
When excess base is added to a sodium hydroxide solution, the concentration of hydroxide ions generally increases. अब क्योंकि पहले से ही completely ionized है और एक्स्ट्रा जैसे बेस डालते हैं तो क्या होता है, कंसंट्रेशन बढ़ जाता है हाइड्रोक्साइड आयन का। तो क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए स्ट्रॉन्ग बेस दैट कंप्लीटली डिसोसिएट इन वाटर। When you add more sodium hydroxide or another soluble base, more OH ions are released into the solution. This increases the OH ion concentration, making the solution even more basic. तो ज़्यादा बेसिक हो जाता है। The increase continue only as long as the base remains soluble in solution, और जब तक सैचुरेशन स्टेट नहीं आ जाती, और एक स्टेट ऐसी आएगी जब ये फर्दर आगे डिजोल्व नहीं होगा। The excess may not dissolve. At that point, the OH concentration will no longer increase. उसके बाद OH का कंसंट्रेशन जो है इंक्रीज नहीं होगा। इसका कॉमन नेम होता है ब्लीचिंग पाउडर। क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। तो वॉशिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा बोलते हैं। तो इसका फार्मूला Na2CO3 is the sodium compound used for softening hard water. Washing soda reacts with calcium and magnesium ions. तो जो हार्ड वाटर में प्रेजेंट होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम जो आयंस हार्ड वाटर में होते हैं, इनके साथ वॉशिंग सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट क्या बनाता है, इनके साथ रिएक्शन करके इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स बना देता है। और इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स क्या होते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं यानी सेपरेट हो जाते हैं, बॉटम सेटल डाउन हो जाते हैं बॉटम में, और इस प्रकार से वाटर हमारा सॉफ्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, what will happen if a solution of sodium hydrocarbon is heated? Give the equation of the reaction involved. When sodium hydrogen carbonate, ये एक्चुअली में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। When sodium hydrogen carbonate यानी बेकिंग सोडा बोला जाता है जिसको, is heated, it decomposes to form sodium carbonate and carbon dioxide. तो सोडियम बाइकार्बोनेट यानी वॉशिंग सोडा को हीट करने पे ये क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, और किस में चेंज हो जाता है, सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में डिकम्पोज हो जाता है। तो यही रिएक्शन आपको दिखा देनी थी। क्वेश्चन नंबर 5, राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो केमिकल नेम है वो क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी का मतलब हाफ, हाई यानी वाटर का हाफ मॉलिक्यूल होता है, इसलिए हेमीहाइड्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलते हैं वॉशिंग सोडा का जो केमिकल, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो केमिकल नेम है। और जब इसको वाटर में मिक्सअप किया जाता है तो एक बहुत हार्ड सब्सटेंस बना देता है जिसको जिप्सम कहा जाता है। केमिकल नेम है उसका कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। डाई का मतलब 2 मॉलिक्यूल होते हैं वाटर के। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन दिखा देनी है आपको। ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, ये हो गया आपका क्या, और वाटर के कितने मॉलिक्यूल हैं यहाँ पे, 3/2 यानी 1.5 कह सकते हो, 1.5 भी लिख सकते हो। और क्या बना देता है, ये जिप्सम बना देता है जो बहुत हार्ड सब्सटेंस होता है। बस ये रिएक्शन दिखा देनी थी आपको। अब है एक्सरसाइजेज के क्वेश्चन। तो एक्सरसाइजेज के क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 है, ए सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस पेपर इट्स pH इज लाइकली टू बी। अब रेड लिटमस ब्लू में चेंज हो जाता है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, इसको होना चाहिए बेस, क्योंकि बेस ही रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज करता है। तो बेस का मतलब होता है जिसकी pH वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो कौन सा होगा, D हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ए सॉल्यूशन रिएक्ट्स विथ क्रस्ट एग सेल्स टू गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। द सॉल्यूशन कंटेन्स, तो क्या होगा, सोडियम क्लोराइड दे रखा ऑप्शन में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लिथियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड। तो हमारा आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, जो कैल्शियम कार्बन, वो जो
एग है, एग की सेल्स यानी एग का जो खोल होता है, अंडे का जो खोल होता है वो किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसके साथ रिएक्शन करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या बनेगा? कैल्शियम का साल्ट बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी ही बनेगी, और बचा वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बता रहा है? दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, हिंट दे रखा है। तो ये गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? यहाँ पर बताया टू गिव अ गैस दैट टर्न्स द सॉल्यूशन कंटेन्स। तो फिलहाल आपको ये रिएक्शन पता होनी चाहिए कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्शन करके क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 3, 10 ml of solution of sodium hydroxide is found to be completely neutralized by 8 ml of given solution hydrochloric acid। अब क्या है? 10 ml यहाँ पर किसके हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड के। और किस कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय, जो कि न्यूट्रलाइज होता है कितने के द्वारा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो 8 ml होता है वो 10 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड को न्यूट्रलाइज करने के लिए काफ़ी होता है। मतलब इफ़ वी टेक 20 ml ऑफ सेम सॉल्यूशन, अब हम 20 ml लेते हैं किसका? सेम सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब की बार हम 20 ml लेते हैं, तो अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकालनी है हमें, तो इसको हम x मान लेते हैं। तो हमेशा जो क्या होता है, पर लॉ ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या दिखाता है? 10/8 होना चाहिए इक्वल टू 20/x, और क्या हो जाएगा? x को इधर ले आते हैं, 20 × 8/10, तो कितना आ गया? ये आ गया 16 ml, यानी 16 ml न्यूट्रलाइज करेगा 20 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड को। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। तो इंडाइजेशन को ट्रीट करने, इंडाइजेशन का मतलब क्या होता है? एसिड प्रोड्यूस होता है स्टमक में, और एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? बेस की। बेस माना एंटासिड, तो सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, राइट वर्ड इक्वेशंस देन बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन। तो यहाँ पर ए में दे रखा हमें क्या? बैलेंस करनी है, तो वर्ल्ड इक्वेशन बनानी है आपको, यानी पहले ये लिख देना डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद जिंक ग्रेन्यूल्स, ये जिंक ग्रेन्यूल्स है। अब क्या बनता होगा? तो इसके लिए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 और जिंक के साथ रिएक्शन करके क्या बनेगा? अब एसिड और मेटल की रिएक्शन करके क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो सबसे पहले तो जिंक हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये बन जाएगा जिंक सल्फेट, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा ये। तो क्या बनेगा? जिंक सल्फेट ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। तो ये दिखा देना आपको। तो यहाँ लिखेंगे वर्ल्ड इक्वेशन बनानी थी, जिंक सल्फेट, ये हुई वर्ल्ड इक्वेशन जिंक सल्फेट, और यहाँ हाइड्रोजन गैस लिख देना, हाइड्रोजन गैस। दूसरे में क्या बोल रहा है? बैलेंस कर लेते हैं, तो इक्वेशन हमारी बैलेंस है। बी में क्या पूछ रहा है? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक मतलब एक्वस सॉल्यूशन है। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम रिबन, तो मैग्नीशियम रिबन यहाँ भी मेटल एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, और यहाँ भी क्या बनेगा? ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा भी, मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम क्लोराइड। ये मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया MgCl, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। बैलेंस करते हैं केमिकल रिएक्शन को, तो यहाँ लिख लेंगे हम हाइड्रोजन की 2 हैं, तो ये 2 लिख दिया। क्लोरीन के 2 बैलेंस करने के लिए ये लिखना पड़ेगा, और यहाँ लिखना पड़ेगा क्या? 2। तो बैलेंस हो गई केमिकल रिएक्शन। अब करते हैं सी, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड
यानी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 यानी एक्वस सॉल्यूशन AB रिएक्ट्स विथ एल्यूमिनियम पाउडर। एल्यूमिनियम का क्या है, पाउडर है, तो रिएक्ट करके क्या बनेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोजन से यहाँ ज़्यादा रिएक्टिव होती है, तो ये भी डिस्प्लेस करेगा हाइड्रोजन को, तो क्या बनेगा Al2SO4 का होल थ्राइस, यानी ये बन गया एल्यूमिनियम सल्फेट और यहाँ हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। बैलेंस देख लेते हैं, एल्यूमिनियम के 2 हैं तो ये 2 कर दिया, सल्फेट के 3 हैं, एस के 3, ऑक्सीजन के 8, तो ऑक्सीजन के 8 करने के लिए हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ एस के 3 करने के लिए हमें 3 करना पड़ेगा। अब हाइड्रोजन के कितने हो गए, इधर 6 हो गए, तो इधर 3 कर लेते हैं, और ऑक्सीजन के कितने हो गए, 4 3 12, ऑक्सीजन के 12 बैलेंस हो गए, सल्फर का बैलेंस हो गया 3, एल्यूमिनियम के 2, ये सब बैलेंस हो गई केमिकल रिएक्शन। अब डी वर्ल्ड इक्वेशन में आपको इनके नाम लिख देना है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड प्लस एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ऐसे लिख देना है, वो वर्ड है, जैसे ये लिखा है, ये क्या है, वर्ल्ड इक्वेशन है, तो वर्ड्स में लिखना है। उसके बाद केमिकल रिएक्शन लिख देनी है सिम्बॉलिकली। अब डी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी एक्वस सॉल्यूशन है, रिएक्ट्स विद आयरन फिलिंग्स, तो आयरन फिलिंग के साथ यहाँ भी सेम रिएक्शन वही हुई, क्या बनेगा, आयरन क्लोराइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस अगेन लिबरेट होगी। बैलेंस कर लेते हैं, क्लोरीन के 2 हैं तो ये 2 कर दिया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गई, क्लोरीन बैलेंस हो गया, तो ये हो गया बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 पूरा। क्वेश्चन नंबर 6, compounds such as alcohols and glucose also contains hydrogen but are not categorized as acids, describe an activity to prove it। तो हमें क्या एक्टिविटी करनी पड़ेगी, इसके लिए हमें एक बीकर लेना पड़ेगा, 2 बीकर ले लेते हैं, और दोनों बीकर में हम क्या करते हैं, कंपाउंड सच एज एल्कोहल एंड ग्लूकोज, मान लिया सपोज करो हमने इसमें एल्कोहल डाल दिया, ये ग्लूकोज इसमें डाल दिया एक वेसल में, ये ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, और दूसरे में डाल दिया हमने एसिड कोई, यानी HCl डाल दिया, एक्वस वाटर के साथ सॉल्यूशन। और अब क्या करना है आपको, इसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवानी है, तो इसके लिए 2 इलेक्ट्रोड ले लेते हैं, तो 2 इलेक्ट्रोड ले लिए हमने, ग्रेफाइट के ले लो या कार्बन के ले लो, ये हो गए 2 इलेक्ट्रोड, एक है पॉजिटिव यानी एनोड, दूसरा नेगेटिव। अब क्या करना है आपको, ये सर्किट से कनेक्ट कर देना है, ये बैटरी लगा दी और यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया। अब यहाँ पर जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे तो ये बल्ब ग्लो नहीं होगा, यानी डज नॉट ग्लो, बल्ब क्या होगा, ग्लो नहीं करेगा। और दूसरे केस में क्या करेंगे, इसका सेम सर्किट लगा दिया, सेम वोल्ट का करंट, सेम वोल्टेज, और इसमें भी बल्ब लगा दिया। यहाँ स्विच ऑन करेंगे, बल्ब क्या होगा, ग्लो होगा, तो बल्ब विल ग्लो, तो ये बल्ब ग्लो हो रहा है जबकि ये बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है। अब लिखना क्या है डिस्कशन आपने, यहाँ पर लिख देना है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज इन द लिक्विड थ्रू द फ्री आयंस, और जब तक यहाँ फ्री आयंस नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, करंट फ्लो नहीं होगा। तो इस केस में क्या हुआ, ग्लूकोज में हाइड्रोजन के आयन नहीं बने, फ्री आयंस नहीं बने कोई, तो जो इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास आउट नहीं हुई, इसलिए बल्ब जलता नहीं है। हाइड्रोक्लोरिक
एसिड के सॉल्यूशन में क्या है, यहाँ पे आयंस, फ्री आयंस हैं, और लिक्विड में आयंस के द्वारा फ्लो होने की वजह से करंट फ्लो होता है, तो इसलिए ये सर्किट में करंट पूरा फ्लो होता है और इसलिए बल्ब यहाँ पे जलता है। तो ये एक्टिविटी थी। क्वेश्चन नंबर 7, वाई डज डिस्टिल वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर डज। तो इसका कारण क्या है, डिस्टिल वाटर क्या होता है, प्योर वाटर होता है और इसमें कोई आयंस नहीं होते, चार्ज पार्टिकल लाइक सोडियम क्लोराइड ये कुछ नहीं होता डिस्टिल वाटर में। इट हैज़ वेरी फ्यू फ्री आयंस सो इट डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जबकि रेन जो होती है, रेन फॉल थ्रू द एटमोसफियर, एटमोसफियर के थ्रू ये रेन पास आउट होती है। इट डिजोल्व्स गैस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म कार्बनिक एसिड। तो थोड़ा बहुत कार्बनिक एसिड बनता है, जो रेन होती है जब तक नीचे आती तब तक उसमें ये सब मिल चुका होता है। विच डिसोसिएट्स इनटू हाइड्रोजन, ये कार्बनिक एसिड क्या होता है, हाइड्रोजन आयन में हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है। तो रेन वाटर ऑल्सो पिक्स अप डस्ट, मिनरल्स एंड पॉल्यूटेंट्स, एंड बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स होते हैं, एडिंग मोर आयंस, और लाइक नाइट्रेट, सल्फेट आयंस, ये सब जो है रेन के वाटर में होता है। ऑल दीज आयंस मेक रेन वाटर ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपेयर टू डिस्टिल वाटर। जबकि डिस्टिल वाटर में सारे ये इम्प्योरिटीज़ हटा दी जाती हैं, इम्प्योरिटीज़ बोलो या फिर ये सारे जितने फॉरेन पार्टिकल्स हैं ये हटाए जाते हैं, तब जाके डिस्टिल वाटर बनता है। जितने साल्ट्स हैं सब कुछ हटाना पड़ता है, तब जाके डिस्टिल वाटर बनता है। क्वेश्चन नंबर 8, वाई डू एसिड नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर। तो एसिडिक बिहेवियर नहीं दिखाता जब तक उसका एक्वा सॉल्यूशन ना हो, जब तक वाटर में उसका सॉल्यूशन ना हो तो वो एसिडिक बिहेवियर नहीं दिखाता। कारण क्या है, एसिड डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर बिकॉज दे नीड वाटर टू रिलीज हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन आयन रिलीज करने के लिए उसका एक्वस होना ज़रूरी है, वाटर की अवेलेबिलिटी होनी ज़रूरी है। इन वाटर एसिड आयनाइज टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयंस या एच आयन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक प्रॉपर्टीज़। और एसिड की एसिडिक प्रॉपर्टीज़ किस वजह से होती है, क्योंकि ये एच आयन रिलीज करता है, जिसकी वजह से इसका सोर टेस्ट होता है। एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड टर्निंग ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, तो ये सब हाइड्रोजन आयन की वजह से होता है, जो कि वाटर के सॉल्यूशन में ही हाइड्रोजन आयन रिलीज कर सकता है। विदाउट वाटर दिस डिसोसिएशन डज नॉट हैपन, सो द एसिड डज नॉट बिहेव लाइक एन एसिड। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब हाइड्रोजन क्लोराइड जो गैस है, अब ये ड्राई गैस है, डज नॉट शो एसिडिक बिहेवियर, क्योंकि एसिडिक बिहेवियर नहीं दिखाता, क्योंकि हाइड्रोजन आयन रिलीज नहीं करती है गैस, until it is dissolved in water to form हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये दिखा देना है HCl, H और क्लोरीन आयन में तभी कन्वर्ट होगी जब क्या होगा, इसमें वाटर को मिलाएंगे या फिर ये एक्वा सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 9, 5 सॉल्यूशन A, B, C and D, E when tested with universal indicators showed pH as 4, 1, 11, 7 and 9 respectively. Which solution is neutral, strongly alkaline, strongly acidic, weakly alkaline। तो हमें यहाँ पे pH वैल्यू दे रखी है 4, 1, 11, 7 एंड 9। तो हम इजीली बता सकते हैं न्यूट्रल कौन होगा, स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन कौन होगा, स्ट्रॉन्गली एसिडिक कौन होगा, वीकली एसिडिक कौन होगा, वीकली अल्कलाइन कौन होगा। तो यहाँ पर एक टेबल बना लीजिए। सॉल्यूशन ए अब क्या है, जिसका pH वैल्यू एसिड की एसिडिक नेचर जो होता है, बीच में क्या होता है 7 और इधर की तरफ pH क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और इधर की तरफ इंक्रीज हो रही है। तो राइट हैंड साइड में 7 की इंक्रीज हो रही मतलब उतना ज़्यादा बेसिक होगा, और लेफ्ट हैंड साइड में जितना ये pH डिक्रीज होगी उतना ज़्यादा सॉल्यूशन एसिडिक होता है। तो यहाँ पर ए वीकली एसिडिक क्यों होगा, 4 होगा, क्योंकि 4 की पोजीशन क्या है 7 के लगभग लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, और यहाँ पे 4। तो क्या होगा ये एसिड, वीकली एसिड होगा। बी, क्योंकि
pH वैल्यू बहुत ही ज़्यादा कम है तो यह क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। 11 pH वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा, इसकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी, ये स्ट्रांगली अल्कलाइन होगा यानी स्ट्रॉन्ग बेस होगा। 7 का मतलब है न्यूट्रल, ये बीचों बीच है। और E9 का मतलब है वीकली। अब 7 के बाद क्या है, 8 9 यानी 7 से ज़्यादा दूर नहीं है तो क्या होगा, वीकली अल्कलाइन होगा। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन देना आपको, तो पीएच वैल्यू जिसकी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम होगा, तो उल्टा कर देना आपको ये, यानी हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन पीएच वैल्यू जब जिसकी सबसे ज़्यादा होगी वो यहाँ लिख देना। 11 के बाद कम क्या है, 9 है। 9 के बाद कम कितना है, 7 है। 7 के बाद कम कितना है, 4 है, और फिर 1। तो ये सब करस्पॉन्डिंग पीएच वैल्यू किसकी हैं, सी की हैं। ई की 9 है, डी की 7, ए 4, और सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन क्या होगा, बी वाले में होगा। तो अब है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बता रहा है इक्वल लेंथ्स ऑफ मैग्नीशियम रिबन्स आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब्स ए एंड बी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब ए while acetic acid is added to test tube B. Amount and concentration taken for both the acids are same. In which test tubes will the fizzing occur more vigorously and why? तो जैसे आपको पता है कि मेटल और एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। तो ए दोनों एसिड हैं, एक में क्या है, टेस्ट ट्यूब ए में डाला हमने HCl, और इसमें है CH3COH एसिटिक एसिड, और मैग्नीशियम के साथ क्या करना है, इनकी रिएक्शन होगी। तो क्या है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट क्या करेगा, तेज़ी से करेगा, और हाइड्रोजन गैस जो रिलीज होगी वो तेज़ी से निकलेगी, उसका रेट क्या हो, ज़्यादा होगा। रेट निकलने का, रिलीज होने का रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा सरसराहट की आवाज़ आएगी, यानी फिजिंग विल अकर मोर इन केस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्शन विद मैग्नीशियम। यानी टेस्ट ए, वो टेस्ट ट्यूब ए में क्या होगा, यानी आपको लिख देना है ऐसे, इन टेस्ट ट्यूब ए फिजिंग विल बी मोर विगोरस बिकॉज हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड. It ionizes completely in water, releasing a high concentration of hydrogen ion, which react quickly with magnesium to produce hydrogen gas. While in test tube B, जिसमें क्या है, एसिटिक एसिड है, फिजिंग विल बी लेस विगोरस बिकॉज एसिटिक एसिड इज वीक एसिड. It only partially ionizes in water, releasing fewer hydrogen ions, so the reaction with magnesium is slower and less vigorous in case of the test tube which has acetic acid and magnesium. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11. Fresh milk has a pH of 6. How do you think the pH will change as it turns into curd? Explain your answer. तो इसका आंसर ऐसे लिख देना आपको, as milk turns into curd, the pH will decrease and become more acidic. The pH will fall below 6. तो जब मिल्क से कर्ड बनता है तो क्या होता है, इसका pH डिक्रीज होने लगता है. When milk turns into curd, lactic acid is produced by the action of lactobacillus. तो लैक्टोबैसिलस के प्रोड्यूस होने से क्या होता है, लैक्टिक एसिड बनता है, और मिल्क क्या होता है, कर्ड में टर्न होना शुरू होता है. दिस लैक्टिक एसिड इंक्रीजेज द एसिडिटी ऑफ मिल्क. एज ए रिजल्ट द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीजेज
एंड द पीएच वैल्यू डिक्रीजेज, तो पीएच वैल्यू जैसे डिक्रीज होती है मिल्क की तो कड़ बननी शुरू हो जाती है, यानी कड़ बन जाती है, तो पीएच वैल्यू डिक्रीज होती है। क्वेश्चन में क्या था, फ्रेश मिल्क हैज़ ए पीएच ऑफ 6, हाउ डू यू थिंक द पीएच विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू कर्ड, तो पीएच क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। एक्सप्लेनेशन यही है कि पीएच क्यों डिक्रीज होगी, लैक्टिक एसिड जो कि मिल्क में ऑलरेडी होता है, व्हेन मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ, तो इसमें लैक्टोबैसिलस जो है क्या होता है, प्रोड्यूस होता है लैक्टोबैसिलस, क्योंकि मिल्क में थोड़ा बहुत माइल्ड संख्या में होते ही हैं, और जैसे ही प्रॉपर टेम्परेचर मिलता है तो क्या होता है, इसकी ग्रोथ बढ़ने लगती है, तो लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन बनने लगती है और मिल्क क्या होता है, दही में बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, ए मिल्कमैन एड्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क, व्हाई डज ही शिफ्ट द पीएच ऑफ द फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली अल्कलाइन, व्हाई डज दिस मिल्क टेक अ लॉन्ग टाइम सो टू सेट ए कर्ड, तो बेकिंग सोडा क्यों मिलाते हैं मिल्कमैन, तो उसका कारण क्या है, बेकिंग सोडा इज अ माइल्ड बेस, एडिंग इट इंक्रीजेज द पीएच ऑफ मिल्क, जैसे पीएच की मिल्क की पीएच बढ़ जाती है बेस मिलाने से, मेकिंग इट स्लाइटली अल्कलाइन, द मिल्कमैन डज दिस टू प्रिवेंट द मिल्क फ्रॉम टर्निंग सॉर, अब क्या कि जो एसिड होता है उसका पीएच क्या होता है, बहुत कम होता है, और बेस होता है उसका पीएच बहुत ज़्यादा होता है उसके कंपैरिजन में, तो क्या होता है, ताकि वो शोर ना हो पाए यानी खट्टा ना हो पाए इसलिए बेस डालना पड़ता है। क्विकली ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, जो ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज के दरमियान क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ सकता है मिल्क का, तो क्या होता है, ये शोर हो सकता है, क्या है कि लैक्टोबैसिलस प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, लैक्टिक एसिड ज़्यादा बनेगा तो क्या होगा, मिल्क खराब हो जाएगा। सोरिंग हैपन्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड विच लोअर्स द पीएच, और जिसकी वजह से पीएच क्या होता है, लोअर हो सकता है, इसलिए बेस डालना पड़ता है पीएच को इंक्रीज करने के लिए। अगला पार्ट है बी, व्हाई डज दिस मिल्क टेक ए लॉन्ग टाइम टू सेट एज कर्ड, अब ऐसे मिल्क को अगर हम जिसमें बेस मिला हुआ है यानी जिसमें बेकिंग सोडा मिला हुआ है तो उससे दही क्या बनेगी, देर में बनेगी, कारण क्या है, इट डिलेज द एक्शन ऑफ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, इट टेक्स लॉन्ग टाइम फॉर द पीएच, अब क्योंकि पीएच बढ़ी हुई है और दही बनाने के लिए पीएच को हमें लोअर करना पड़ता, तो क्या होगा, लोअर होने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए जो है रीजन ये है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन व्हाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है वाटर के साथ, इफ एक्सपोज टू मॉइस्चर इन द एयर इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड गेट्स कन्वर्टेड टू फॉर्म a hard substance known as gypsum which makes it useless for future, और अगर जिप्सम बन गया तो ये यूजलेस हो जाएगा पहले ही, तो क्या होता है, इसको हमें कहाँ रखना पड़ता है, मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखना पड़ता है, नहीं तो ये वाली रिएक्शन हो गई तो ये क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा, ये वाटर की प्रेजेंस में जिप्सम बन जाएगा हार्ड सब्सटेंस, ये यूजलेस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव टू एग्जांपल्स, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस दैट प्रोड्यूसेस साल्ट एंड वाटर, तो ये जनरल इक्वेशन है, एसिड और बेस मिलके क्या बनाते हैं, साल्ट और वाटर बनाते हैं। तो एसिड और बेस मिलके क्या बनाते हैं, साल्ट और वाटर। एग्जाम्पल्स है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है, वाटर बनता है, और सल्फ्यूरिक एसिड की पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या बनता है, पोटेशियम सल्फेट बनता है और वाटर बनता है। क्वेश्चन नंबर 15, गिव टू इंपॉर्टेंट यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा, तो वॉशिंग सोडा का क्या यूज है, यूज्ड इन लॉन्ड्री टू रिमूव डर्ट एंड सॉफ्टन हार्ड वाटर, तो हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए किया जाता है वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल, और क्या किया जाता है, ग्लास इंडस्ट्री, सोप इंडस्ट्री और पेपर इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बेकिंग सोडा का इस्तेमाल क्या होता है,
यूज्ड इन बेकिंग एज लीवनिंग एजेंट टू मेक केक्स एंड ब्रेड सॉफ्ट एंड फ्लफी। और क्या करा जाता है, यूज्ड एज एन एंटासिड टू रिलीव इंडाइजेशन एंड एसिडिटी। तो बेकिंग सोडा का इस्तेमाल एंटासिड बनाने में किया जाता है। लीवनिंग एजेंट बच्चों उसको बोलते हैं जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, साल्ट, और ये दिख रही है आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है जब हम बेकिंग सोडा की रिएक्शन कराते हैं एसिड यानी फूड में, जैसे कि फ्लोर है, आटा है, मैदे में हम क्या डालते हैं, कुछ कर्ड डाल देते हैं यानी एसिड, या फिर नींबू का रस डाल देते हैं तो वो क्या है, एसिड। अब उसमें बेकिंग सोडा क्या करता है, रिएक्शन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस से क्या होता है, दिस गैस फॉर्म्स टिनी बबल्स इन द डो which expand and make the final product soft, spongy and fluffy like in cakes, bread and pancakes। और इस प्रकार से ये फ्लफ़ी हो जाता है क्योंकि एक्सपेंड करती है कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें पोर्स भी बन जाते हैं। जो डव होता है उसके चारों तरफ क्या हो जाते हैं, डो पोर्स बनते हैं, छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं, जिससे उसको बेकिंग करने में क्या होता है, आसानी होती है, अंदर तक वो पक जाता है। तो बच्चों ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।